स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के संस्मरण इन द लाइन ऑफ फायर के कुछ बहुत ही अहम हिस्सों पर। हाँ, और ये किताब इसलिए भी खास है क्योंकि ये तब लिखी गई जब वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। तो इसमें उनका नज़रिया, उनके जीवन के उतार चढ़ाव और पाकिस्तान के इतिहास के कुछ बड़े मोड़ हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, उनके बचपन से लेकर फौज में करियर, सत्ता में आना, फिर वो 9/11 के बाद का दौर, आतंकवाद के खिलाफ जंग, ये सब इसमें शामिल है। तो कोशिश रहेगी कि हम उनके नज़रिए से इन घटनाओं को समझें। हाँ, मतलब उनके अपने शब्दों में उन्होंने क्या कहा है, क्या महसूस किया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक काफ़ी लंबा और कह सकते हैं विविध कैनवस है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से। किताब में जिक्र है कि जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन फिर विभाजन हुआ और सिर्फ 4 साल की उम्र में परिवार पाकिस्तान चला गया। हाँ, और वो उस ट्रेन यात्रा का जिक्र करती हैं। काफ़ी तनावपूर्ण माहौल था, खासकर उनकी माँ की जो चिंता थी कि कहीं हमला ना हो जाए, रास्ते में लाशें देखना, ये बहुत छोटी उम्र के लिए भयानक अनुभव रहे होंगे। यकीनन। फिर कराची में बसे, सेंट पैट्रिक स्कूल गए, लेकिन एक बड़ा मोड़ आया जब पिता की पोस्टिंग तुर्की में हुई। सही कहा। 7 साल अंकारा में। और ये तुर्की वाला जो अनुभव था वो उनके लिए बहुत अहम रहा, जैसा वो बताती हैं। उन्होंने अतातुर्क के आधुनिक तुर्की को देखा, तुर्की जबान सीखी, वहाँ गणित और भूगोल में उनकी दिलचस्पी बढ़ी। तो ये विभाजन का अनुभव और फिर तुर्की का अनुभव, इसने कहीं ना कहीं उनकी सोच को आकार दिया। बचपन की शरारतों का जिक्र भी है, जैसे पिता के साथ शिकार पर जाना, कुत्तों का शौक और यहाँ तक कि किसी दूतावास के बाग से फल तोड़ना। हाँ, थोड़ी शरारती तबीयत तो लगती है उनकी बचपन से। फिर लाहौर के एफसी कॉलेज गए, वहाँ भी कुछ किस्से हैं। छात्र राजनीति, पटाखे फोड़ना, चुनाव जीतने के लिए भाषण देना और फिर आखिरकार फौज में जाने का फैसला। दिलचस्प बात यह है कि ये उनकी माँ का फैसला था कि कौन सा बेटा क्या बनेगा। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, कि परवेज फौज में जाएंगे, एक भाई सिविल सर्विस में और एक डॉक्टर। तो कॉलेज के दिनों से ही वो थोड़े मतलब लीडरशिप वाले गुण दिखने लगे थे, और वो सत्य की शक्ति वाला किस्सा भी है शायद। हाँ, जब उन्होंने अपनी गलती मान ली और सजा टल गई, वो उसे एक सबक की तरह देखते हैं। तो कॉलेज के बाद फिर शुरू हुआ उनका सैन्य सफर, पीएमए, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। हाँ, पीएमए का अनुभव। वो लिखते हैं कि ट्रेनिंग बहुत सख्त थी और अनुशासन को लेकर उन्हें थोड़ी मुश्किलें भी आईं, सजाएं मिली, लेकिन खैर ग्रेजुएट हुए। और फिर आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन मिला और जल्दी 1965 का युद्ध छिड़ गया। बिल्कुल, उन्होंने खेमकरण सेक्टर में लड़ाई लड़ी, फिर सियालकोट में जो टैंकों की लड़ाई हुई उसमें भी हिस्सा लिया। वो जिक्र करती हैं कि कैसे तोप की नली लगातार फायरिंग से एकदम लाल हो जाती थी, युद्ध का सीधा अनुभव। बाद में वो पाकिस्तान की एलीट फोर्स एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में गए। हाँ, एसएसजी, वहाँ उनकी छवि एक काबिल लेकिन थोड़े कह सकते हैं अनुशासन तोड़ने वाले अफसर की बनी। वो अपनी लीडरशिप स्टाइल के बारे में लिखती हैं कि वो सख्त थीं पर न्यायप्रिय भी, और अपने जवानों के साथ घुल मिल कर रहती थीं, उनके साथ दौड़ना, खेलना। और इसी दौरान उनकी शादी सहबा से हुई, पिता बने। वो कहते हैं कि इससे उनके जीवन को देखने का नजरिया बदला। तो युद्ध का अनुभव, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग, नेतृत्व, और फिर आया 1971 का युद्ध, बांग्लादेश का बनना। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा था। हाँ, वो इसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला अध्याय कहते हैं। और जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? वो सीधे तौर पर उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराती हैं, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल याहिया खान। उनके मुताबिक ये राजनीतिक विफलता थी जिसकी कीमत सेना और देश को चुकानी पड़ी। सेना के अंदर क्या भावनाएं थी उस वक्त, इसका कुछ जिक्र है? हाँ, वो उस हार से जो हताशा और अपमान की भावना फैली, उसका जिक्र करती हैं। इसके बाद स्टाफ कॉलेज, फिर बलूचिस्तान में पोस्टिंग, जहां उन्हें कबायली राजनीति को समझने का मौका मिला। और फिर जनरल जियाउल हक का मार्शल लॉ का दौर भी देखा उन्होंने। हाँ, उस दौर में काम करने का अनुभव। वो लिखती हैं कि कैसे उन्होंने कोड़े मारने की सजा का विरोध किया, और ये भी देखा कि कैसे मार्शल लॉ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कमजोर कर देता है। ये तो शासन पर उनकी शुरुआती टिप्पणियां थीं। फिर वो लंदन गए, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, और वापस आकर बने डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ये तो बहुत ही अहम पद है। बहुत अहम। डीजीएमओ के तौर पर वो सीधे ऑपरेशनों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से जुड़े। इसी दौरान उन्होंने यूएन पीस कीपिंग मिशंस में पाकिस्तानी फौज की भूमिका देखी, सोमालिया, बोस्निया।
मोगदिशु का अनुभव, साराजेवो का अनुभव, ये सब उनके अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ के लिए जरूरी रहा होगा। कोर कमांडर बनने के बाद वो सेना के अंदरूनी राजनीति और देश में फैले भ्रष्टाचार पर भी चिंता जाहिर करते हैं। कहते हैं कि कैसे नेता खुद सेना को दखल देने के लिए उकसाते थे। हाँ, ये उनके सत्ता में आने से ठीक पहले के उनके ऑब्जर्वेशंस हैं। तो कुल मिलाकर उनका सैन्य जीवन बहुत विविध रहा। युद्ध, कमांड, स्टाफ, कूटनीति, अंदरूनी राजनीति, सब कुछ देखा उन्होंने। और इसी दौरान उनकी जान पर भी खतरा आया, बल्कि कई बार आया। दिसंबर 2003 में वो जो 2 जानलेवा हमले हुए, उनका जिक्र तो बहुत डरावना है। हाँ, पहला हमला 14 दिसंबर को रावलपिंडी में एक पुल के नीचे बम धमाका हुआ जब उनकी गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी हवा में उछल गई, लेकिन वो बच गए। और उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने फौरन सुरक्षा वालों को कहा कि शांत रहो, आगे बढ़ो, और फिर घर जाकर माँ से ये खबर छुपाने की कोशिश की। उसी शाम एक शादी में भी गए ताकि लगे सब नॉर्मल है। कमाल है। और फिर सिर्फ 11 दिन बाद 25 दिसंबर को दूसरा हमला, वो तो और भी भयानक था। हाँ, इस बार 2 सुसाइड बॉम्बर थे। जैसे ही काफिला निकला, पहला धमाका हुआ, गाड़ी फिर हवा में उछली। उन्होंने ड्राइवर को तेजी से भगाने को कहा ही था कि दूसरी तरफ से दूसरा हमलावर आया और उसने खुद को उड़ा लिया। विंडशील्ड पर कुछ भारी चीज आकर लगी, शायद हमलावर का सिर। गाड़ी के टायर फट गए, लेकिन ड्राइवर रिम पे ही गाड़ी भगाकर आर्मी हाउस ले गया। कितने लोग मारे गए थे इस हमले में? इसमें 14 लोग मारे गए थे। वो अपनी पत्नी सहबा की घबराहट का भी जिक्र करती हैं, जो धमाके सुनकर बहुत डर गई थीं। इन हमलों की जांच में क्या पता चला? कौन थे इसके पीछे? जांच में पता चला कि इसमें एयरफोर्स के कुछ निचले स्तर के लोग, कुछ नागरिक चरमपंथी जैसे मुश्ताक अहमद और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन शामिल थे। दूसरे हमले में अलकायदा से जुड़े अमजद फारूकी और अबू फराज अल लिब्बी का हाथ सामने आया। ये दिखाता है कि नेटवर्क कितना गहरा था। ये हमले तो आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई को बहुत पर्सनल बना देते हैं। बिल्कुल, और जान पर खतरे का एक और बड़ा मौका तो 1999 का तख्ता पलट ही था, जब वो श्रीलंका से वापस आ रहे थे। हाँ, कमर्शियल फ्लाइट PK-805 में, और हवा में ही पता चला कि उन्हें हटा दिया गया है। और सिर्फ हटाया नहीं गया, बल्कि उनके प्लेन को पाकिस्तान में उतरने से ही रोका जा रहा था। कहा गया कि इसे भारत या कहीं और ले जाओ। प्लेन में फ्यूल खत्म हो रहा था और करीब 200 यात्री थे। ये तो बिल्कुल थ्रिलर फिल्म जैसा है। नीचे जमीन पर क्या चल रहा था? जमीन पर जो कोर कमांडर थे वो हरकत में आ गए। उन्होंने इसे सेना प्रमुख का अपमान माना। फौरन प्रधानमंत्री आवास, टीवी स्टेशंस, एयरपोर्ट्स पर कंट्रोल किया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, और तब जाकर जब प्लेन में फ्यूल बिल्कुल खत्म होने वाला था, उसे कराची में लैंड करने दिया गया। और फिर मुशर्रफ प्लेन से उतरे और सत्ता संभाल ली। ये घटना पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिश्तों की कहानी कहती है। हाँ, ये सत्ता संघर्ष का चरम था। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया, खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव कहा, और वो उस वक्त के पाकिस्तान की एक बहुत ही खराब तस्वीर पेश करते हैं। अर्थव्यवस्था बिल्कुल खस्ता हाल, भ्रष्टाचार चरम पर। हाँ, वो तो कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम लेते हैं, RBOD, ड्रेनेज, मराला रावी लिंक कैनाल, जिनमें करोड़ों के घपले हुए। और सरकारी संस्थाएं बिल्कुल ठप। तो इस सब से निपटने के लिए उन्होंने एक 7 सूत्री एजेंडा पेश किया। क्या था उस एजेंडे में? मुख्य फोकस था अर्थव्यवस्था को ठीक करना, गवर्नेंस सुधारना, करप्शन से लड़ना जिसके लिए नैब बनाया गया, गरीबी कम करना और राजनीतिक ढांचे को बदलना। नैब पर तो बाद में काफी विवाद भी हुए, राजनीतिक बदले के आरोप लगे। हाँ, वो तो हुआ, लेकिन मुशर्रफ का दावा था कि नैब ने अरबों रुपए की रिकवरी की। आर्थिक मोर्चे पर उनके दावे काफी बड़े हैं। शौकत अजीज को लाए वो। हाँ, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो क्या अर्थव्यवस्था वाकई सुधरी? वो आंकड़े तो यही दिखाते हैं उनके मुताबिक। ब्याज दरें कम हुई, इंडस्ट्री चली, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से बाहर आया, कर्ज रिस्ट्रक्चर हुआ, सरकारी खर्च बढ़ा, एक्सपोर्ट्स, FDI, रेमिटेंसेस, सब में भारी बढ़ोतरी हुई। वो GDP ग्रोथ 8.4% तक जाने का दावा करती हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े, कर्ज कम हुआ। ये आंकड़े जो प्रभावशाली है। हाँ, हालांकि वो महंगाई जैसी चुनौतियां मानती भी हैं, और ये भी कि 9/11 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय मदद मिली उसका भी इसमें रोल था। अर्थव्यवस्था के अलावा राजनीतिक सुधारों की भी बात की है उन्होंने, खासकर वो नाजिम सिस्टम। वो क्या था? वो एक तरह से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुने हुए नाजिम को ज्यादा पावर दी गई ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के मुकाबले। महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए सीटें रिजर्व की गई, और एक और चीज थी NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ,
एनएससी में तो सेना प्रमुखों को भी शामिल किया गया था। आलोचक कहते थे कि ये सेना को सियासत में स्थायी जगह देने की कोशिश थी। फिर 2002 में चुनाव हुए और उसके बाद एलएफओ और 17वीं तरमीम से उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर अपनी ताकतें काफी बढ़ा लीं और वर्दी भी नहीं उतारी। हाँ, इसका तर्क वो ये देती थीं कि पाकिस्तान को अभी स्थिरता चाहिए, सुधार जारी रखने हैं, इसलिए उनका दोनों पदों पर रहना जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर अमेरिका का, भी था कि वो बने रहें। जाहिर है ये बहुत विवादास्पद फैसले थे। ये सब चल ही रहा था कि 9/11 हो गया और इसने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान एक बिल्कुल नई स्थिति में आ गया। कॉलिन पावल का वो फोन आया। हाँ, वो मशहूर फोन कॉल, और संदेश साफ था, या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेने का वक्त था। तो उन्होंने अमेरिका का साथ देने का फैसला क्यों किया? किताब में क्या तर्क देते हैं? वो काफी विस्तार से बताती हैं। उन्होंने पाकिस्तान की कमजोरियों का आकलन किया, फौजी, आर्थिक, सामाजिक। उन्हें लगा कि अगर मना किया तो अमेरिका भारत के साथ जा सकता है, जिससे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स, कश्मीर मुद्दा, न्यूक्लियर प्रोग्राम सब खतरे में पड़ जाएंगे। और वो रिचर्ड आर्मिटेज की धमकी वाली बात, बम मारकर पाषाण युग में भेज देंगे। वो रिचर्ड आर्मिटेज की भाषा पर नाराजगी जताती हैं, पर कहती हैं कि फैसला धमकी से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में लिया गया। उन्हें लगा कि ये तालिबान से दूरी बनाने का भी मौका है, जिनसे रिश्ते वैसे भी खराब हो रहे थे, और साथ ही चरमपंथ से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद और पैसे मिलने की उम्मीद भी थी। तालिबान और अल-कायदा से पाकिस्तान के रिश्ते तो हमेशा से बड़े पेचीदा रहे हैं। हाँ, वो उस इतिहास का जिक्र करती हैं, कैसे सोवियत जंग के दौरान मुजाहिदीन बने, फिर अमेरिका कैसे पीछे हट गया, फिर तालिबान का आना, पाकिस्तान का उन्हें शुरुआती सपोर्ट देना। वो उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर से बातचीत की कोशिशों का भी जिक्र करती हैं, जैसे बिन लादेन को समझाने की कोशिश, बामियान की मूर्तियों को बचाने की नाकाम कोशिश। 9/11 के बाद उसामा को सौंपने का दबाव भी डाला, पर वो माने नहीं। अमेरिका का साथ देने के बाद पाकिस्तान खुद आतंकवाद का बड़ा शिकार बना। डैनियल पर्ल का मामला। हाँ, डैनियल पर्ल की हत्या का जिक्र है, जिसमें उमर शेख और खालिद शेख मोहम्मद KSM का नाम आया। फिर चर्चों पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर हमले, यहाँ तक कि उनके अपने प्रधानमंत्री शौकत अजीज पर भी हमला हुआ। और फिर बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस हुए। अल-कायदा के कई बड़े नाम पाकिस्तान में पकड़े गए। बिल्कुल, अबू जुबैदा, रामजी बिन अल-शिब, KSM, अबू फराज अल-लिब्बी, इन सब की गिरफ्तारी का ब्यौरा वो देती हैं। ये अमेरिका के लिए बड़ी सफलताएं थीं। उनके ऊपर हमला करने वाला अमजद फारूकी भी मारा गया। और कबायली इलाकों फाटा में जो ऑपरेशंस हुए वो तो बहुत मुश्किल रहे होंगे। हाँ, वो उन ऑपरेशनों की मुश्किलों का जिक्र करती हैं। मुश्किल इलाका, साजो सामान की कमी, जिसमें वो अमरीकी मदद में देरी का भी जिक्र करती हैं, लोकल आबादी का विरोध, अफगानिस्तान बॉर्डर की दिक्कतें, ऑपरेशन काजापुंगा, अल-मिज़ान, वाना ऑपरेशन, ये सब बहुत कठिन लड़ाइयाँ थीं, जिनमें पाकिस्तानी फौज को भी काफी नुकसान हुआ। एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मसला था AQ खान का परमाणु प्रसार मामला। हाँ, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट था। मुशर्रफ कहती हैं कि उन्हें शक तो पहले से था और उन्होंने खान को 2001 में ही हटा दिया था, लेकिन 9/11 के बाद, खासकर जब लीबिया ने खुलासा किया, तो दबाव बहुत बढ़ गया। जांच में खान ने माना कि उन्होंने लीबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया को तकनीक दी, और मुशर्रफ ने उन्हें माफी दे दी। हाँ, जिसका बचाव करते हुए वो कहती हैं कि खान पाकिस्तान में नेशनल हीरो थे, उन पर मुकदमा चलाने से देश में बहुत हंगामा हो सकता था। उन्होंने दुनिया को भरोसा दिलाया कि नेटवर्क खत्म हो गया है और एटमी हथियार महफूज हैं। ये बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट था। भारत के साथ रिश्तों पर भी बात करते हैं। आगरा समिट की नाकामी से लेकर शांति प्रक्रिया तक। हाँ, आगरा 2001 की नाकामी का वो जिक्र करती हैं और इसका ठीकरा भारतीय पक्ष पर फोड़ती हैं। लेकिन फिर काठमांडू सार्क समिट 2002 में वाजपेयी जी से हाथ मिलाना, वो एक टर्निंग पॉइंट था, जिससे फिर इस्लामाबाद घोषणा 2004 और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मनमोहन सिंह जी से भी उनकी कई मुलाकातें हुईं। और वो कश्मीर पर उनका 4 सूत्रीय प्रस्ताव। हाँ, वो बहुत मशहूर हुआ। क्षेत्रों की पहचान, डीमिलिटराइजेशन, सेल्फ गवर्नेंस और जॉइंट सुपरविजन। लगता है वो इसे लेकर काफी सीरियस थी और मानती थीं कि ये एक प्रैक्टिकल हल हो सकता है। हालांकि आगे बढ़ नहीं पाया। आखिर में वो एक थ्योरी पेश करते हैं, प्रबुद्ध संयम या एनलाइटेंड मॉडरेशन। ये क्या है? ये दुनिया भर के मुसलमानों के हालात और चरमपंथ पर उनका विश्लेषण है। वो मानती हैं कि जड़ें राजनीतिक नाइंसाफी, फलस्तीन, कश्मीर, गरीबी और तालीम की कमी में है। हल क्या है? पश्चिम राजनीतिक मसले हल करे और मुस्लिम दुनिया खुद अंदरूनी सुधार करे। शिक्षा, मानवाधिकार, लोकतंत्र,
चरमपंथ छोड़कर मॉडरेशन का रास्ता अपनाए। ये एक तरह से वैश्विक मंच पर अपनी और मुस्लिम दुनिया की छवि सुधारने की कोशिश थी। तो हमने देखा कि इन द लाइन ऑफ फायर के ये अंश एक बहुत लंबा और घटनाओं से भरा दौर कवर करते हैं। मुशर्रफ का अपना नजरिया है बेशक, लेकिन ये पाकिस्तान के हालिया इतिहास को समझने के लिए एक अहम स्रोत है, व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल तक। बिल्कुल, ये हमें एक ऐसे लीडर के दिमाग में झांकने का मौका देता है जो लगातार संकटों और दबावों में फैसले ले रहा था। यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि ऐसे चरम दबाव के पलों में नेतृत्व का क्या मतलब होता है, जब घरेलू मजबूरियां और अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदें टकरा रही हों, या फिर आतंकवाद के खिलाफ ये जो लंबी लड़ाई है, इसकी असली मानवीय और सामाजिक कीमत क्या होती है, जैसा कि इन अंशों से बार बार पता चलता है।